तो ये कहानी निलंजन और वेरोना नाम के एक कपल की है जो अभी अभी कोलकाता से बैंगलोर एक नए सफर की तलाश में आए हैं। निलंजन को कंपनी की तरफ से यहाँ ट्रांसफर मिला था और वो आते ही यहाँ नए घर की तलाश में लग गए। ब्रोकर उन्हें एक घर दिखाने लाता है जो काफी पुराना लग रहा था। अब देखने में तो यह घर किसी आम घर जैसा ही था, लाइक पुरानी बिल्डिंग, लंबी चौड़ी खिड़कियां और दरवाजे। लेकिन वेरोना को यह घर बहुत पसंद आता है। इन्हें जल्द से जल्द घर की जरूरत तो थी ही, इसीलिए कुछ बातों को निलंजन नजरअंदाज कर देता है, जैसे ये कि घर में कई जगह जलने के निशान बने हुए थे। इनफैक्ट कालीन और दीवारों पर भी धुएं की परछाई बन गई थी और इस बारे में पूछने पर मकान मालिक ने उन्हें इतना ही बताया कि पिछला किराएदार जो था वो सिगरेट वगैरह पीने का आदी था, इसलिए एक बार गलती से आग लग गई थी। तो कुछ दिन बीत जाते हैं जिसके बाद निलंजन वेरोना अपने पेट डॉग लॉयड के साथ यहाँ रहने लगते हैं। लॉयड वेरोना को खास करके बहुत ज्यादा पसंद था और निलंजन के नामौजूदगी में वेरोना अपना सारा वक्त उसी के साथ बिताया करती थी। तो एक दोपहर कुछ अजीब सा हादसा होता है। वेरोना कमरे में आराम कर रही थी जब उसे किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो वेरोना को लगता है कि ये कोई मामूली आवाज है, लेकिन जब ये आवाज बढ़ने लगी तो उसने बाहर जाकर चेक किया। आवाज खिड़की के पास से आ रही थी, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अब भले ही वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आवाज तेज होती जा रही थी। तो ऐसे में वेरोना बहुत डर गई और वो तुरंत लॉयड को अपने साथ ले गई, अपने पड़ोसी के पास पहुंची ताकि उनसे मदद मांग सके। अब कुछ घंटों बाद जब निलंजन वापस लौटा तो वेरोना ने उसे बताया कि उनके घर के ठीक सामने एक कब्रिस्तान है। वेरोना कहती है कि मकान मालिक ने उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, जबकि ये कब्रिस्तान उनके घर के ठीक सामने बना हुआ था। खैर, निलंजन इस घटना पे उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन इसके बाद हादसे और भी बढ़ने लगे। एक शाम निलंजन और वेरोना का देखते हैं कि लॉयड लगातार कमरे की तरफ देखकर भौंके जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से बहुत डरा हुआ था, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यही नहीं, घर में और भी अजीबोगरीब हादसे होने लग गए थे, जैसे फ्रिज अलमारी का दरवाजा खुलना बंद होना, अपने आप खिड़कियों का खटखटाना इत्यादि। हद तो तब हो गई जब लॉयड की तबीयत अचानक बहुत खराब होने लगी। वेट से दिखाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ और अंततः उस मासूम जानवर की जान चली गई। अब इस हादसे ने निलंजन और वेरोना को तोड़ के रख दिया था और वो चाह कर भी घर खाली नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिन बाद एक सुबह वेरोना खाना बना रही थी जब उसे बाहर से किसी घंटी की आवाज सुनाई दी। पहले तो वेरोना को लगा कि ये उनका कोई भ्रम है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये वही घंटी की आवाज है जो लॉयड अपने गले में पहना करता था। ना जाने क्यों वेरोना ने उसी वक्त लॉयड को पुकारा और ये आवाज शांत हो गई। अब क्योंकि घर में ऐसी ही घटनाएं बढ़ने लग गई थी, तो निलंजन इस दौरान आईपीएस के बारे में पता लगाए और गौरव को घर पे इनवाइट किए। गौरव ने ईएमएफ मीटर की मदद से आसपास का निरीक्षण किया और बताया कि पास ही में कब्रिस्तान है, इसी वजह से ये मुमकिन है कि कुछ इंटेलिजेंट स्पिरिट्स उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले उन्हें इस घर के ओनर से बात करनी होगी। मिस्टर हेबर, जो निलंजन के मकान मालिक थे, उन्हें वहां बुलाया जाता है और सारी बातें बताई गई। पहले तो मिस्टर हेबर घबरा रहे थे, लेकिन बहुत पूछने पर उन्होंने रिवील किया कि घर को किराए पर लगाने के लिए उन्होंने झूठ कहा था। जी हाँ, मिस्टर हेबर कहने लगे कि निलंजन से पहले यहाँ एक लड़का रहता था जो ऊटी से बैंगलोर पढ़ाई करने आया था। ये लड़का काफी अमीर परिवार से था और रात दिन बस ड्रग्स वगैरह किया करता था। मिस्टर हेबर ने उसे घर खाली करने के लिए भी कहा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक रात उस लड़के ने खुद को आग लगाकर ही खुद को मार लिया। हेबर जानता था कि ये खबर उसके घर के लिए सही नहीं रहेगी, अतः उसने इस बारे में निलंजन और वेरोना को नहीं बताया। तो हादसे की जानकारी लेने के बाद गौरव सर ने पूरे घर में एक क्लींजिंग का काम शुरू किया और कई घंटों तक वो लगे रहे। ये सब करते हुए दोपहर के 12 बज चुके थे और रिचुअल खत्म होने ही वाला था कि अचानक गौरव सर को वही खटखटाने की तेज आवाज सुनाई देने लगी। गौरव देखते हैं कि ईएमएफ की स्पाइक बहुत बढ़ गई है और ये आवाज भी तेज होती ही जा रही थी। वो समझ चुके थे कि ये आत्मा कोई मामूली आत्मा नहीं है और हर हाल में यहाँ लोगों को प्रताड़ित करना चाहती है। लेकिन तभी खटखटाने की आवाज के साथ कमरे में किसी घंटी की आवाज आना शुरू होती है। ये आवाज भी तेज हो रही थी और जल्दी गौरव सर और निलंजन लॉयड के भौंकने की आवाज सुन पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो लॉयड दौड़कर किसी पे झपट रहा हो। कुछ देर बाद सब कुछ अपने आप ही शांत हो गया और ईएमएफ मीटर भी अब कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा था। तो गौरव इस हादसे के बारे में निलंजन और वेरोना से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि लॉयड की आत्मा अब यहाँ उनके साथ मौजूद है और हर हाल में उनकी रक्षा करती रहेगी। तो ऐसे में उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, वो चाहे तो यहाँ रह सकते हैं।
ये कहानी लता और उसके परिवार की है जो मुंबई के रहने वाले थे और यहाँ लता अपने 5 साल के बेटे समर्थ और पति प्रवेश के साथ रहती है। लता और प्रवेश के माता पिता कोलकाता के रहने वाले थे। प्रवेश एक गुजराती परिवार से था और बिजनेस के सिलसिले में अक्सर दोहा में रहा करता था। ऐसे ही एक दिन जब लता और समर्थ घर में अकेले थे तब एक अजीब हादसा होता है। मैं आपको बता दूं कि यह हादसा मार्च 2016 के अराउंड का है। तो रात के करीब 3 बज रहे थे जब लता को किसी के हल्के आवाज में पुकारने की आवाज आती है। कोई उसे माँ कह के पुकार रहा था, लेकिन जब लता बिस्तर की तरफ देखती है तो वहाँ उसका बेटा मौजूद नहीं था। अब तक लता बेहद घबरा गई थी और अपने बेटे समर्थ को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन रात तो अभी बस शुरू ही हुई थी। समर्थ का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, जबकि कमरे की लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लग गई थी। आंखों के एक कोने से वो किसी के कदमों को ड्राइंग रूम और हॉलवे के बीच तेज गति से चलते देखती है। कदमों की आवाज लगातार तेज हुए जा रही थी। अब ये बात हैरानी की थी क्योंकि इस वक्त घर में कोई और मौजूद था ही नहीं। तो इसके बाद लता के कमरे में कोई खिड़कियों को खटखटाने लगा था और उसे बार बार माँ कह के पुकार रहा था। किसी तरह खुद को संभालते हुए लता आगे बढ़ती है कि तभी पीछे से समर्थ आकर उसे पकड़ लेता है। लता उसे देख चौंक गई थी क्योंकि कमरे में 2 मिनट पहले तक समर्थ का नामो निशान नहीं था। लता उससे पूछती है, जिस पे समर्थ बताता है कि वो बिस्तर पर ही मौजूद था, लेकिन अचानक उसे बहुत दर्द महसूस होने लगा। ऐसे में लता फौरन समर्थ को चेक करने लगती है और वो पाती है कि उसके पीठ पे किसी के पंजों के निशान थे। यही नहीं, उसकी तबीयत भी काफी खराब होने लगी थी, मानो अचानक छोटे से बच्चे पर कुछ हावी हो गया हो। ऐसे में लता अपने पिता और बड़े भाई को तुरंत मुंबई आने को कहती है, जो इस वक्त कोलकाता में रहते थे। सारा परिवार अब इकट्ठा हो चुका था और इधर लता के घर में हादसे बढ़ते ही जा रहे थे। कभी किसी को कोई अनजान आकृति दिख जाती तो कभी कुछ आवाजें सुनाई देती। वहीं समर्थ की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी, मानो किसी ने उसे अपने निशाने पे रखा हो। तो इसी तरह परेशानी में ये परिवार 1 हफ्ता तो काट लेती है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब ये लोग आईपीएस की मदद लेते हैं। अब जिस टाइम ये केस आया था उस वक्त गौरव खुद अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे, अतः वो मेघना, रिड्स, सिद्धार्थ और मोहन को जायजा लेने भेज देते हैं। तो जब मेघना टीम के साथ इस घर में पहुंचती है तो उसे लता के पिता रजनीश दरवाजे पर मिले। रजनीश काफी डरे हुए लग रहे थे और वो बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उनका परिवार पास ही के एक होटल में ठहरा हुआ है, क्योंकि इस घर में 1 मिनट भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। मेघना रजनीश को संभालने की कोशिश करती है और उनसे पूछती है कि आखिर वो इतने डरे हुए क्यों हैं। पहले तो रजनीश इस बात पे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेघना उसे समझाती है कि इन्वेस्टिगेशन से पहले उनका पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में डिटेल में जान लेना जरूरी होता है, ताकि वो इसे अच्छे से समझ सके, साथ ही उन पे भी खतरा ना हो। मेघना के ऐसा कहने पर रजनीश लता को बुलाते हैं और लता यहाँ हिम्मत करती है और आईपीएस टीम को पिछले हफ्ते का एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। इस वीडियो में हम एक आदमी को देखते हैं जो घर के हॉलवे में खड़ा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये आदमी अपने होश में ना हो। वो करीब 30 मिनट तक एक ही जगह पे खड़ा था और बार बार कुछ अजीब बातें फुसफुसा रहा था, मानो कोई उससे कुछ कहलवा रहा हो। फुटेज देख लेने के बाद रजनीश कहता है कि यह आदमी उसका दोस्त राणा है जो उससे मिलने के लिए यहाँ आया था। उस रात राणा यहीं रुकने वाला था, अतः काफी देर तक सभी जगे हुए थे। फिर रात के 2 बजे वो वॉशरूम जाने के लिए उठा और चलते चलते बीच में ही रुक गया। डरते हुए रजनीश बताते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे रोक के रखा है। राणा पूरी तरह ट्रांस के स्टेट में था और बड़ी मुश्किल से होश में आया। इसी हादसे के बाद सभी लोग घर छोड़ के होटल में रहने चले गए थे। तो सारी कहानी जान लेने के बाद टीम अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और अलग अलग कमरों में इक्विपमेंट सेटअप करती है। परिवार का कहना था कि सबसे ज्यादा एक्टिविटी हॉलवे में हो रही थी, अतः सिद्धार्थ यहाँ कैमरा लगाकर कुछ फोटोज खींचने की कोशिश करता है। फोटोज को ध्यान से देखने पर सिद्धार्थ क्लियरली दीवार के पास एक अजीब से साया को देख पाते हैं। ये साया ऐसा दिख रहा था जैसे कोई दीवार से कूदने की कोशिश कर रहा हो। ठीक इसी पल सिद्धार्थ को अपने ठीक पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। उसे अपने पीछे एक गहरी काली परछाई महसूस होती है और सिद्धार्थ रियलाइज करता है कि वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के सेंटर में खड़ा है। हिम्मत करके सिद्धार्थ इस एंटिटी से बात करने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई है, लेकिन यहाँ जो भी आत्मा मौजूद थी वो काफी गुस्से में लग रही थी। सिद्धार्थ के पुकारने पे यह आत्मा काफी बड़ा रूप ले लेती है और एक बड़े काले घेरे की तरह उसके आसपास फैलने लगती है। अब तक सिद्धार्थ बहुत घबरा चुका था और वो जल्द से जल्द ये सारी घटनाएं अपने बाकी के टीम मेंबर्स को बताता है। मेघना ईवीपी रिकॉर्डर ऑन करती है और सभी टीम मेंबर्स आत्मा से कांटेक्ट बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। सिद्धार्थ इस आत्मा से पूछता है कि क्या उसका इस परिवार के बच्चे से कुछ लेना देना है, जिस पर सरप्राइजिंगली ये एंटिटी एक बहुत साफ और इंटेलिजेंट जवाब देती है, जो था हाँ। जी हाँ और ना से ज्यादा साफ जवाब क्या हो सकता है। तो इसके बाद रिड्स बाकी के परिवार के साथ आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। वो लता के पिता को सवाल करने कहता है और रजनीश हिम्मत करके पूछते हैं कि क्या तुम हमें जानते हो। इसका अगेन जवाब आता है हाँ। देन रजनीश पूछते हैं कि क्या तुम इसी परिवार से हो। एक बार फिर जवाब आता है हाँ। इसके बाद रिड्स इस आत्मा से उसका नाम पूछता है और जवाब आता है गीतांजलि। ये नाम सुनते ही लता और रजनीश काफी घबरा जाते हैं। मेघना लता की घबराहट भांप लेती है और उससे पूछती है कि गीतांजलि
गीतांजलि कौन है। लता बताती है कि गीतांजलि उसके बड़े भाई की पत्नी थी जो कुछ साल पहले चल बसी। इस वक्त उसका भाई अपनी 7 साल की बच्ची अमीशी के साथ कोलकाता में रहता है। अब मेघना आगे पूछती है कि आखिर गीतांजलि के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आज वो उसके परिवार को निशाना बना रही है। इस पे लता बताती है कि कई सालों पहले उसके भाई पुष्पेंद्र की शादी गीतांजलि नाम की सीधी सादी लड़की के साथ हुई थी। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी जो दहेज के वादे पे टिकी हुई थी। शादी के बाद से ही पुष्पेंद्र और रजनीश के परिवार ने गीतांजलि को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसे और उसके परिवार को पैसों के लिए बहुत परेशान किया जाता और तो और पुष्पेंद्र अपनी बीवी को अपनी ही बेटी के सामने मारता पीटता था। गीतांजलि ने अपने परिवार से मदद लेनी चाहिए मगर कोई सामने नहीं आया। अंततः गीतांजलि खुद को मार ली और अपने पीछे 1 साल की अमीशी को छोड़ गई। पुष्पेंद्र और उसके परिवार पर पुलिस केस हुआ लेकिन सबूत न मिलने के कारण पुलिस कुछ नहीं कर पाई। लता बताती है कि वो अपने भाई के पारिवारिक मामले में दखल नहीं देना चाहती थी लेकिन गीतांजलि के आकस्मिक मौत के बाद वो अमीशी को तुरंत ही वहां से ले आई। कुछ सालों तक लता और प्रवेश ने मिलकर अमीशी को संभाला लेकिन जब लता का अपना बेटा हुआ तब पुष्पेंद्र अमीशी को वापस कोलकाता ले गया। इसके कुछ दिनों बाद लता की माँ यहाँ रहने आई थी और वो भी बालकनी से कूदकर खुद को मार ली। देखने वालों का कहना था कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया था और अब घर में ये सब हादसे हो रहे थे। तो इस सब कहानी को सुनकर मेघना सारा मामला समझ चुकी थी और वो लता को अमीशी को वापस ले आने की सलाह देती है। वो कहती है कि गीतांजलि की बेटी को कोलकाता में सही परवरिश नहीं मिल पा रही है जिस वजह से गीतांजलि की आत्मा बहुत आहत में है। इस गुस्से में वो पहले ही लता की माँ पे हमला कर चुकी है और इससे पहले कि हादसे और बढ़े उसे वही करना चाहिए जो गीतांजलि चाहती है और वो ये कि वो अमीशी को अपनी बेटी की तरह पाले। यहीं पे ये वाला केस भी खत्म होता है।